नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखेंगे आज की बड़ी खबरें। ग्रीस के डिफॉल्ट करने का खतरा बढ़ा। ईसीबी ने इमरजेंसी फंडिंग बढ़ाने के लिए किया इनकार। 6 जुलाई तक बैंक और आज बंद रहेंगे ग्रीस में शेयर बाजार। 5 जुलाई को होने वाले जनमत संग्रह पर रहेगी नजर। ग्रीस में संकट गहराने से ग्लोबल मार्केट्स में दिखी बिकवाली। जापान का बाजार निकेई 2% तक टूटा। डॉलर के मुकाबले यूरो 1 महीने के लोज पर। और कच्चे तेल में बढ़ी गिरावट। ब्रेंट 1% फिसलकर $63 के नीचे। नाइमेक्स के भाव $58 पर पहुंचे। वहीं सन टीवी मामले में कानून मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल की राय को ठहराया सही। मंत्रालय ने कहा यूएपीए के तहत प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज होने पर ही लाइसेंस कैंसिल होना संभव। और मुंबई वासियों का सफर होगा आसान। लोकल ट्रेन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने किया एमयूटीपी प्रोजेक्ट के तीसरे चरण का औपचारिक ऐलान। 6 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से और सभी की नजरें हैं ग्रीस पर एक बार फिर। यूरोजोन में ग्रीस के बने रहने की कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कल ग्रीस में इमरजेंसी फंडिंग बढ़ाने के लिए इनकार कर दिया है। इमरजेंसी फंडिंग फिलहाल मौजूदा स्तरों पर ही रहेगी। इसके अलावा ग्रीस में बैंक 6 जुलाई तक बंद रहेंगे। फिलहाल ऑनलाइन बैंकिंग पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन फॉरेन ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। हम बता दें कि कल ही ग्रीस की आईएमएफ को करीब 1.5 अरब यूरो चुकाने की डेडलाइन है, यानी कि 30 जून वो आखिरी तारीख है। और सारी नजरें अब 5 जुलाई पर है, जहां ग्रीस के राष्ट्रपति जनमत संग्रह का ऐलान करेंगे। Of the Eurogroup to withhold approval to the request of the Greek government for a short extension of the program, which would allow the public to decide in a referendum on the demands of lenders, is an unprecedented act by European standards in questioning the right of a sovereign people in their democratic options to the ultimate right of expressing an opinion. और ग्रीस के यूरोजोन से बाहर होने की आशंका साफ तौर से बढ़ती दिख रही है। ग्रीस को आईएमएफ से मिले कर्ज की किश्त देनी है, मगर ईसीबी सहित सभी कर्जदारों ने उसे इमरजेंसी फंडिंग देने से इनकार कर दिया है। हालांकि आईएमएफ की एमडी क्रिस्टीन लगार्ड का मानना है कि वो अब भी ग्रीस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, बशर्ते ग्रीस दिलचस्पी दिखाए। would remind everybody that Greece is under a program with the IMF until March 2016. So what has been discussed today are the European financial arrangements, which are due to expire after a previous extension on June the 30th. And of course everything is going to depend on the developments in the next few days. But as far as we are concerned, Greece is a member of the Eurozone. When they're prepared to talk and to continue negotiations, we stand ready to do that. We have constantly in the last few days showed a lot of willingness to progress, flexibility in what they can adjust to, and we stand ready to continue doing that. ग्रीस संकट बढ़ने का क्या असर दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स पर, और साथ ही भारतीय बाजार की क्या रिएक्शन रहेगा, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सीएनबीसी आवाज के रिसर्चर आशीष वर्मा हमारे साथ है और मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आशीष, जिस तरह का माहौल देखने को मिला, अगर आप हमें हमारे दर्शकों को समझा सके एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि कल तक की डेडलाइन थी और फ्राइडे शाम तक तो ऐसा नजर आ रहा था कहीं ना कहीं बात बनती दिखाई देगी। ओवरनाइट, ओवर द वीकेंड क्या बदलाव आए हैं? पूरा भरोसा था सबको, कोई मान नहीं रहा था कि एग्जिट फाइनली होती हुई नजर आएगी। फ्राइडे तक जब तक बातचीत हुई थी तब तक ये अपडेट्स थे कि अभी तक सहमति नहीं बनी है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, बाजार के ज्यादातर जानकार मान रहे थे कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद देर रविवार शाम तक आपको फाइनल अपडेट आएगा कि ग्रीस और तमाम उसके क्रेडिटर्स के बीच में सहमति हो चुकी है और ये एग्जिट शायद ना हो, या फिर एक ग्रीस जो डिफॉल्ट करेगा ये ना हो। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं, कल यानी कि मंगलवार को 30 जून है, 1.6 बिलियन यूरोस का जो रीपेमेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ को ग्रीस को करना था। एक्चुअली 4 पेमेंट्स करने थे इस महीने, पूरे जून 5 से शुरू होना था। ग्रीस ने आके फाइनली कहा था कि हम एक मुश्त पेमेंट करेंगे, 30 जून को पेमेंट हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ग्रीस के पास काफी पैसे हैं। अब इस वीकेंड पे क्या हुआ,
इमरजेंसी मीटिंग थी शनिवार को, जिसमें होपफुल थे सबके सब, इस इमरजेंसी मीटिंग में फाइनली कुछ एक ना एक साइड ब्लिंक करेगी या फिर नरम पड़ती हुई नजर आएगी और फाइनली ये डील पूरी हो जाएगी और फिर ग्रीस के साथ सहमति बन जाएगी। दिक्कतें दो आ रही थी। एक तो ग्रीस ने जो नया प्रपोजल बीते हफ्ते आपको याद होगा सोमवार को दिया था, तब उसने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था कि हम क्या करेंगे, टैक्स दरें बढ़ा देंगे अपने लोगों की और उससे हम आपकी भरपाई करेंगे। लेकिन जो क्रेडिटर्स थे जैसे कि यूरोपियन यूनियन, IMF, इन सबको दिक्कतें ये थी कि आप टैक्स दर बढ़ा देंगे, लेकिन दिक्कत की बात है जो आप पब्लिक स्पेंडिंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पेंशन पे जो खर्चे करते हैं उस पर रोक लगाएं, उस पर लगाम लगाएं, उसको कंट्रोल करें। लेकिन ग्रीस ने उस पर कोई भी अपडेट नहीं दिया था, क्योंकि ग्रीस में एक रेनबो कोalition, ध्यान रखें, एक पार्टी इस टाइम पे लीड कर रही है, जिसका मानना था जो आई इसीलिए थी कि वो पेंशन्स पे, पब्लिक स्पेंडिंग पे कोई रोक नहीं लगाएंगे, तो उनके लिए भी एक दिक्कत की बात थी। दूसरी दिक्कत की बात, ग्रीस ने कहा था कि आप ये पेमेंट करिए, उसका इकोनॉमी इंप्रूव होगी और हम लोग बकाया लगातार पे करते रहेंगे। लेकिन अगर आप टैक्सेस बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी कभी भी रिवाइव नहीं हो सकती है, दिक्कत आने वाली है। तो वो लेकर सहमति थी। इस वीकेंड पे टॉक्स खत्म होती हुई नजर आई। अब इस बीच में एक सरप्राइजिंग मूव आया, ग्रीस के प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंस कर दिया कि अब जो हम जितना भी स्क्वीज इन कर सकते हैं, जो बेस्ट डील होगी उस डील को लेकर रेफरेंडम करेंगे। रेफरेंडम मतलब पॉपुलर वोट होगा, यानी कि पूरा जनता वहां पे वोट करेगी एक सवाल पे कि क्या हम नए बेल आउट पैकेज पे सहमति रखें या ना रखें। वो रेफरेंडम 5 जुलाई यानी कि एक रविवार, आने वाले रविवार को होगा रेफरेंडम, यानी कि पॉपुलर वोटिंग होगी। अगर पब्लिक हां बोलती है तो ग्रीस नए रिफॉर्म पैकेज जो क्रेडिटर्स ने दिया है उस पर सहमति रखेगा और ग्रीस शायद कोई डिफॉल्ट ना करे और ग्रीक एग्जिट ना होता हुआ नजर आए, यानी कि ग्रीस यूरोजोन के बाहर ना जाए। लेकिन ना जवाब आता है तो दिक्कत की बात है, क्योंकि किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था। कोई जानता नहीं ग्रीस का यूरोजोन से एग्जिट क्या मतलब होगा, कितनी बड़ी इंपैक्ट हो सकता है यूरोजोन के लिए और इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ग्लोबल इकोनॉमी की आपने जो बात की है, खासतौर से अगर आप मार्केट्स देखिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जापान का मार्केट जो लार्जली एक बहुत ही स्टेबल मार्केट माना जाता है, वहां पर 400 पॉइंट से ज्यादा का कट देखने को मिला। इनफैक्ट वो पूरा पैक आपके लिए हाजिर करेंगे तो एक अंदाजा लगेगा कि किस तरह की मारकाट मची हुई है। हैंग सेंग भी लगभग 200 पॉइंट की गिरावट झेलता हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा गहरी मार पड़ी है निक्केई के मार्केट को। ताइवान जैसे मार्केट्स भी छोटे मार्केट्स है, लेकिन वहां पर एक अग्रेसिव रिएक्शन देखने को मिला। अनिल, बताइए भारतीय बाजार इस मूव को कैसे पढ़ेंगे और कितना एडवर्स रिएक्शन फिर भारत में देखने को मिलेगा, अगर हम देख रहे हैं हैंग सेंग हो, निक्केई जैसे मार्केट्स की धुलाई हुई है। इसमें कोई डाउट नहीं हर्षदा कि ये एक बड़ा नेगेटिव मूव है दुनिया भर के बाजारों के लिए, लेकिन बहुत पैनिक रिएक्शन होगा इसकी संभावना अभी भी कम है। और वो इसलिए कि जब तक यूरोजोन से बाहर निकलने का ग्रीस का फैसला फाइनल नहीं हो जाता, तब तक शायद एक लिमिटेड डाउनसाइड रहेगी, बाजार गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सेंटीमेंट खराब करने वाली ये खबर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब भी डेवलपमेंट काफी होते हुए दिखेंगे, न्यूज फ्लो काफी रहेगा, तो बाजारों को वन साइडेड ये मान लेना कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे या 5-6% की गिरावट का अंदाजा जिस तरह से लोग वीकेंड पर लगा रहे थे कि इतनी कमजोरी हो सकती है, कमजोरी होगी। पैनिक शायद देखने के लिए वक्त लग सकता है। अगर ग्रीस यूरोजोन से बाहर निकलता है, जैसा आशीष भी कह रहे थे, वैसा होता है तो पैनिक ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे भी इस सीरीज की शुरुआत हम थोड़े से सावधानी के नोट के साथ कर रहे हैं। 2 सीरीज हम काफी अच्छे ट्रेड कर चुके हैं, पोजीशन थोड़ी सी हायर साइड पर बनी है। इस सीरीज पर हमने शुरुआत वहां पर की, तो लॉन्ग ट्रेडर्स जो हैं उन्हें थोड़ी अपनी पोजीशन हल्की करनी है। तो आज सुबह सुबह ज्यादा प्रेशर शॉर्ट पोजीशन के बजाय उन ट्रेडर्स का रहेगा जिनकी तेजी की पोजीशन पर वो अनवाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है अब भी शायद 8,300 वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और उसके नीचे जाने के बाद ज्यादा बाजार में साइकोलॉजिकली प्रेशर बनता हुआ दिखे या दिक्कत आती हुई दिखे, फिर शायद लोग 8,000 की बात फिर से करते हुए दिखेंगे। तो 8,300 मुझे लगता है कि डिसिसिवली आज वो लेवल हो सकता है जिस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि सेंटीमेंट के लिहाज से ये खबर बड़ी नेगेटिव है, लेकिन शायद प्राइस रिएक्शन उतना खराब ना दिखे। इसके साथ ही लगता है बैंकिंग शेयर शायद वहां पर कमजोरी ज्यादा होती हुई दिखेगी बजाय दूसरे सेक्टर्स के, और शायद इसका इंपैक्ट ये रहेगा क्योंकि करेंसी मार्केट्स काफी वॉलेटाइल होते दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ ग्रीनबैक फॉरेक्स के डायरेक्टर मनीष थानावाला मौजूद है। मनीष, एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट, इसका सीधा आप असर देखें करेंसी मार्केट्स पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है, वो यूरो में देखने को भी मिला है। इंडियन करेंसी का क्या मूव रह सकता है और क्या ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में, जैसे पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा था काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी और इम्पैक्ट, एक एडवर्स इम्पैक्ट इक्विटी पर आया, उसकी संभावना फिर उभर कर आ रही है? वेल, डेफिनेटली आज इक्विटी वीक रहेगा और करेंसी भी प्रेशर में रहेगी, और ये डेवलपमेंट के साथ हम मंथ एंड डिमांड के साथ क्लब कर देते हैं तो रुपया जरूर कमजोर नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हम लास्ट कपल ऑफ वीक से देख रहे थे कि 64.20 का लेवल रुपया बार बार लगातार टेस्ट करते जा रहा है और वहां से वो रिवर्स कर रहा था और ये 63.50 के लेवल के आसपास वापस रुक के
ऊपर जा रहा था, तो मुझे लग रहा है कि वीकनेस जरूर रहेगी, वापस में भी 64.20 का लेवल रीटेस्ट हो जाएगा। फिर जैसे मार्केट में डेवलपमेंट अनफोल्ड होते रहेंगे, जैसे न्यूज फ्लो आते रहेगा, उससे क्लूज लेते हुए मार्केट आगे बढ़ेगा। ऐसे जैसे आप आज देख रहे हो, सब मार्केट्स 2% डाउन है, और निकाय डाउन है, हांगकांग डाउन है, तो मार्केट का पहला रिएक्शन तो नेगेटिव ही है। उसके बाद अगर आप करेंसी पैक देख रहे हो तो यूरो भी का 1.10 के पास आ गया है, और अगर आप देखो तो गोल्ड भी एक स्पाइक दे चुका है। बॉन्ड मार्केट पर आपकी क्या एनालिसिस है मनीष, क्योंकि यहाँ पर माना यही जा रहा है, और सिटी की रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जर्मन बॉन्ड में एक रैली देखने को मिलेगी, ट्रेजरीज रिएक्ट करेंगी, उसका ग्लोबल बॉन्ड मार्केट और इंडियन बॉन्ड मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? वेल, ग्लोबल मार्केट्स पे तो बॉन्ड में तो रैली दिखेगी, क्योंकि अभी QE ECB एक्सटेंड करने की बात कर रहा है, और उन्होंने बताया कि वी विल डू व्हाटएवर पॉसिबल टू स्टेबलाइज द मार्केट। तो यूरोपियन साइड में आप देखोगे तो बॉन्ड्स डेफिनेटली रैली होंगे, क्योंकि यील्ड्स नीचे जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड US साइड पे देखोगे तो वहाँ यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि लाइबॉर भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और वो ट्रेंड मुझे लग रहा है कंटिन्यू होगा। इंडिया में मुझे बॉन्ड में इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी बॉन्ड मार्केट काफी इंसुलेटेड है, उसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन है। पर ऑन एंड ओवरऑल जो रिजर्व बैंक गवर्नर का स्टेटमेंट था कि he sees a lot of crisis in the global market going forward, तो वो इम्पैक्ट से रेट्स इनफैक्ट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि मॉनसून ये टाइम ठीक रही है, तो ये इंडिकेशन है कि मे बी वो रेट्स धीरे धीरे घटाएंगे। ओके, शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। 64.20 लेकिन करेंसी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वॉच करने के लिए। लेकिन स्टॉक्स आशीष, क्योंकि कई भारतीय कंपनियां हैं जहां पर शायद ग्रीस या फिर यूरोपीय बिजनेसेस में काफी ज्यादा एक्सपोजर है, कौन से काउंटर्स पर नजर रखनी चाहिए ट्रेडर्स को? जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है ऑब्वियसली, और खासतौर पे यूरोजोन पे एक्सपोजर है, उन पे तो आप फोकस रखें, लेकिन जब ग्लोबल वॉलेटिलिटी होती है तो तमाम एमएनसीज प्रेशर में आते हैं। सबसे पहले आईटी कंपनीज, काफी सारा एक्सपोजर है तमाम आईटी कंपनीज का। सबसे ज्यादा एक्सपोजर आईटी कंपनीज का अमेरिका में होता है, उसके बाद यूरोप में ज्यादातर देखने को मिलता है, और उसमें भी खासतौर पे HCL टेक्नोलॉजीज। आपने एक तगड़ा एक्सपोजिशन देखा था उस कंपनी की तरफ से। अब HCL टेक्नोलॉजीज की जो कुल रेवेन्यूज हैं उसका एक तगड़ा ऑलमोस्ट 33% के आसपास यूरोप से आता है, तो इस कंपनी को रडार पे रखें। तमाम ऑटो एंसिलरी कंपनीज, खासतौर पे वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो उनका एक्सपोजर यूरोप में काफी ज्यादा बड़ा था, जिनमें मिसाल के तौर पे भारत फोर्ज जो अपना कुल रेवेन्यूज का 25% वहां से डिराइव करता है, मदरसन सुमी अपने कुल रेवेन्यूज, तगड़े एक्विजिशन इस कंपनी ने करे थे, तो यूरोप से ऑलमोस्ट 80% के आसपास कंट्रीब्यूशन मदरसन सुमी का आता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ऑटो एंसिलरी स्पेस से हैं जिनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। ट्रैवल कंपनीज जैसे कि कॉक्स एंड किंग्स अच्छा खासा एक्सपोजर है, और रीसेंट एक्विजिशंस करे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हैवेल्स जैसी कंपनी पे दबाव आ सकता है, क्योंकि ध्यान रखें सिल्वेनिया का ऑपरेशन थे, एक्वायर करता उस कंपनी को, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। वैसे यहां से एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट है, आज से जैसे आपने मेंशन करा था, बड़ा एक और हफ्ता है जो ग्लोबल मार्केट्स वॉलेटिलिटी के लिए ब्रेसअप करना है। पहले तो आज से वहां पे इक्विटी मार्केट्स यानी कि ग्रीस कैथेक्स इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर नहीं आएगा आपको। कैपिटल कंट्रोल्स की जो आपने बात करी थी, ध्यान रखें अब से बैंक्स बंद हैं वहां पर, ताकि कैपिटल आउटफ्लो ना हो बहुत ज्यादा। हमने बीते हफ्ते देखा था 1.5 बिलियन यूरोज के आसपास पर डे विड्रॉल्स हो रहे थे ग्रीस में, तमाम लोग वहां से कर रहे थे, सबको डर था अपने डिपॉजिट्स को लेकर। अब यहां से वो कैपिटल कंट्रोल शुरू होने वाले हैं, सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग, सिर्फ एटीएम्स खुलेंगे। इस बीच में 30 यानी कि कल अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर इमरजेंसी लिक्विडिटी असिस्टेंस जो मिलता था ग्रीस के सेंट्रल बैंक को, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो अब दिक्कतें आना शुरू होंगी और वो लगातार खबरें आने वाली, तो हमें पूरे हफ्ता एक और ग्लोबल वॉलेटिलिटी के लिए ब्रेसअप करना पड़ेगा। जी हाँ, काफी सतर्क रहना पड़ेगा ट्रेडर्स को। इससे पहले कि मैं एक टेक चेक लूं, अनिल मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आज का दिन कमजोर शुरुआत रहेगी भारतीय बाजारों में, तो क्या बिकवाली करनी चाहिए खुलते ही, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है फिर से डिप में खरीदारी करने की? सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए हर्षदा बाजारों के खुलते की पोजीशन लाइट रखनी चाहिए, चाहे वो तेजी की तरफ हो या फिर मंदी की तरफ, और खासतौर से तेजी की तरफ वाले ट्रेडर्स को पोजीशन लाइट रखनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी इतनी दिक्कतें और जो कुछ भी इतने
डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, उसके चलते बाजारों में भारी उतार चढ़ाव होंगे और बाजार थोड़ा सा तेजी की तरफ हेवी है। तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने प्रॉपर स्टॉप लॉसेस लगाकर एक बार की ट्रेडिंग पोजीशन को हल्का कर लें। जो इन्वेस्टर्स मिस कर चुके हैं 8000 से लेकर 8400-500 तक की तेजी को, उन्हें इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि ये आज का जो कट, शुरुआती कट हो, वो पहला और आखिरी कट ना हो सकता है कुछ और आपको डेवलपमेंट देखने को मिले। तो ऐसे में खरीदारी की जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, बाजार में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी चाहिए, क्योंकि बाजार यहां से बड़े मुंह दिखाएंगे आइदर साइड। तो ऐसे में अगर आप खरीदारी करें और अगर 4-5% की नीचे की डाउन साइड रिस्क दिखे तो फिर ऐसे में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बात साफ है हर्षिता कि इस बाजार की अपसाइड साफ दिख रही है और वो अपसाइड 8500 के ऊपर की है नहीं। जब आपको पता है कि 8500 के ऊपर निकलने में बाजार को बड़ा मुश्किल होगा तो फिर दिक्कत क्या है, फिर थोड़ा सा वेट कर लेने में कोई हर्ज नहीं। तो मुझे लगता है खरीदारी करने वाले ट्रेडर्स को तो डेफिनेटली इंतजार करना चाहिए। शॉर्ट ट्रेडर्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रखना चाहिए। जो लॉन्ग ट्रेडर्स ट्रेडिंग पोजीशन बनाकर बैठे हैं उन्हें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस बाजार में रहना चाहिए। और वो कौन सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा? सिमी भौमिक हमारे साथ हैं एक टेक चेक देने के लिए। सिमी बताइए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस जैसे अनिल भी मेंशन कर रहे थे उनको फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट, आज क्या रहेंगे वो? हर्षिता गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि निफ्टी में मेजर सपोर्ट 8350 से 8330 के बीच में है। अगर कोई भी वीकनेस इस रेंज को तोड़ दिया तो जो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म पोजीशन ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए एग्जिट करना ही बेहतर होगा। और मैं यही देखूंगी कि निफ्टी इस रेंज को सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर इस रेंज में निफ्टी सपोर्ट लेता है तो वापस बाइंग इमर्ज होते हुए मैं देख रही हूँ। 8330 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और कौन से दो शेयर आपने चुने हैं आज के ट्रेड के लिए? हर्षिता, मेरा दो ट्रेड लॉन्ग साइड का ही है, एक अपोलो हॉस्पिटल्स और एक सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी में मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 685 या 90 के नीचे स्टॉप लगा के सेंचुरी में खरीदारी करनी चाहिए। 725 का टारगेट और अपोलो हॉस्पिटल 1285 का टारगेट के साथ 1350 का 1285 का स्टॉप लॉस के साथ 1350 का टारगेट के लिए मैं लॉन्ग साइड में ही जाने के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। शुक्रिया सिमी इस जानकारी के लिए। इसी के साथ मैं आशीष और अनिल से भी इजाजत लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस एनालिसिस के लिए। ऑफ कोर्स दिन भर हमारी नजरें रहेंगी इस ग्लोबल मार्केट के केओस पर। ग्रीस का बाजार आज बंद होगा और बैंक्स में एक हड़कंप ना मचे पैसे निकालने के लिए, उस पर भी काफी नियंत्रण लगाया गया है और नजरें रहेंगी यहां से और क्या डेवलपमेंट्स उभर कर आती हैं। इस बीच आपके लिए एशियन पैक हाजिर करते हैं। शंघाई के मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली, एक पुल बैक है। 2% के गेंस के साथ शुरुआत हुई है इस मार्केट की, जहां पर बाकी एशिया बाजारों में भारी बिकवाली का दबाव है। तो क्या हम शंघाई को फॉलो करेंगे या फिर निक्केई की तरह पिटते हुए दिखाई देंगे? फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी से संकेत यही है कि 1% कमजोर शुरुआत होगी। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। कमोडिटी मार्केट का इस ग्लोबल केओस का क्या इंपैक्ट रहेगा उस पर एक चेक लेंगे। साथ ही आपको बताएंगे वो तमाम स्टॉक्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए आज ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुपर लक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर। ग्रीस में संकट गहराता हुआ और उसका इंपैक्ट सिर्फ इक्विटी नहीं, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। आपके लिए हाजिर करते हैं सोने और साथ ही साथ कच्चे तेल के भाव। कच्चा तेल यहां पर नाइमेक्स पर हमने देखा है 58 के आसपास ट्रेड करता हुआ। $63 पर ब्रेंट कारोबार कर रहा है और सोने में भी हमने देखा कुछ हल्की बिकवाली का ही दबाव बनता हुआ लास्ट देखने को मिला था। पिछले हफ्ते की मैं बात कर रही हूं, लेकिन एक तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बाद $6.5 की तेजी आती हुई दिखाई दी है। अगर करेंसीज वीक हो रही है, इक्विटी मार्केट्स में कमजोरी है, एक सेफर हेवन के तौर पर नॉर्मली हम देखते हैं सोने में तेजी की पोजीशंस आती हैं। रवि सिंह हमारे साथ है। रवि बताइए क्या ट्रेड रहेगा सोने में और साथ ही साथ कच्चे तेल में आज? बिल्कुल, इस समय देखें तो हर्षिता जी गोल्ड में एक जो सेफ हेवन बाइंग उसको देखते हुए करंट लेवल से बाय करके चलिए। 150 से 200 रुपए तक का एक तेजी यहाँ पर मेंटेन देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस में देखें तो 26,450 का एक स्टॉप लॉस लेके चले, लेकिन यूरोजोन को देखते हुए क्रूड ऑयल यहाँ पर जो सेल करके चले 3820 के लेवल पे। टारगेट आपको 3750 से 3720 तक से देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस देखें तो आप 3850 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो क्लियरली एक तेजी की पोजीशन आप लेकर चल सकते हैं, खासतौर से सोने के लिए। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट्स पर अब फोकस करें, हमने देखा है तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स का असर जरूर ब्रॉडर मार्केट पर रहेगा, लेकिन कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए जहां पर पूरा एक्शन देखने को मिलेगा? हमारे साथ है सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं सन टीवी के साथ। यहां पर खबर निकल कर आई है कि सन टीवी मामले पर कानून मंत्रालय ने आईबी मंत्रालय को अपनी राय सौंप दी है और मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल की राय को यहां पर सही बताया है, जिसमें कि उनका कहना है कि क्रिमिनल चार्जेस फाइल करने से ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है। अब फाइनल डिसीजन यहाँ पर आईबी मंत्रालय को लेना होगा, जिसमें कि उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच करने पर ही आगे कोई फैसला लिया जा जाएगा। और होम मिनिस्ट्री की राय अभी भी बाकी है और यहाँ पे उनका मानना है कि वो ये भी देखना चाहेंगे कि उनकी तरफ से मंजूरी यहाँ पर क्यों नहीं मिल पा रही है। फार्मा स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि सरकार फाइनली फार्मा इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड तैयार करने की कोशिश कर रहा है। 500 करोड़ रुपए का ये वेंचर कैपिटल फंड होगा, जिसके जरिए डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बूस्ट अप मिलेगा। साथ ही कंपनीज को सस्ता लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे वे अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अपग्रेड कर पाएगी और ज्यादा इनोवेशंस पर काम कर पाएगी। केन इंडिया का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर 10,240 करोड़ के टैक्स डिस्प्यूट मामले पर सरकार ने केन की आर्बिट्रेशन की अर्जी को खारिज कर दिया है और सरकार का कहना है कि यूके इंडिया इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में टैक्सेशन को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। टैको फार्मा पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए, जहाँ पे कंपनी को अपने शेयरधारकों से अपने एफआईआर लिमिट को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। यहाँ पे एफआईआर लिमिट को बढ़ाकर 49% करने की मंजूरी मिल गई है। फिर एफआईआर की लिमिट सिर्फ 9.96% की है। बैंकिंग काउंटर्स आज फोकस में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन बैंक की। यहाँ पर बैंक को शेयरधारकों की तरफ से 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है और सिंडिकेट बैंक को भी क्यूआईपी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी शेयरधारकों की तरफ से मिल चुकी है। एक और बैंक कोटक महिंद्रा बैंक फोकस में है, जहाँ पे एफआईपीबी की अब बैठक रहने वाली है जुलाई 1 तारीख को, मतलब बुधवार को, जहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के प्रस्ताव पर विचार कराया जाएगा, जहाँ पे कंपनी काफी वक्त से अपने एफआईआर लिमिट को बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये पूरा मामला डिफर ही होता जा रहा है और वो बढ़ाकर 55% पर लाना चाहती है। जी, इसके अलावा एक्सिस बैंक का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के बाद अब एक्सिस बैंक ने भी अपने बेस रेट में कटौती की है। यहाँ पर बैंक ने करीब 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो कि कल से लागू होगी। और रिलायंस कम्युनिकेशन के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन के टेलीकॉम टावर ऑपरेटर रिलायंस इंफ्राटेल में 51% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए यहाँ पे काफी सारी कंपनीज इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। 5 से 6 कंपनीज आई है सामने, इंटरेस्टेड है यहाँ पर स्टेक खरीदने के लिए। अमेरिकन टावर कॉर्प और प्राइवेट इक्विटी फर्म कैलल इसमें शामिल है। जो पूरा वैल्यूएशन है वो लगभग 20,000 से 24,000 करोड़ का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इनिशियल बिड्स है क्योंकि कंपनी का कर्ज भी काफी ज्यादा है, लगभग 8,000 करोड़ पे है। माना जा रही है पूरा ट्रांजैक्शन सितंबर एंड या फिर अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। साथ ही इस काउंटर में एक फंड एक्शन हुआ था, जहां पे सीएलएसए ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने कंपनी के 4 करोड़ 23 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वही सीएलएसए मॉरिशस लिमिटेड ने कंपनी के 4 करोड़ 23 लाख शेयर्स बेच दिए थे। तो ये है तमाम स्टॉक्स जो आज एक्टिव रहेंगे। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए, लेकिन वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। ब्रेक में जाते जाते एक बार फिर एशियाई बाजारों की हालत आपके लिए हाजिर करते हैं, जहां पर हमने देखा है ग्रीस काफी कड़े कैपिटल कंट्रोल्स लगाता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि उनके बैंक्स पर एक रन न हो। याद रखिए आज एथेक्स यानी कि ग्रीस का शेयर बाजार बंद रहेगा और अगले 6 दिनों तक यहाँ पर बैंक भी बंद रहने वाले हैं। काफी कड़ी लिमिट लगा दी गई है यहाँ पर ग्रीक रेसिडेंट्स के लिए, ग्रीक नेशनल्स के लिए, कि वो हर रोज सिर्फ 60 यूरो से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। एशिया में हरकम देखने को मिली है, सेल ऑफ काफी गहरा है। शांघाई एकलौता मार्केट जहां पर तेजी देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी, इनफैक्ट शांघाई भी एक करेक्टिव मूव दिखा रहा है, यानी कि पिछले 5 मिनटों में 1% की तेजी हवा हुई और 0.5% का नुकसान वहां पर आता हुआ एसजीएक्स निफ्टी भी 1% कमजोर है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस तरह के दिन जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में गहरी मार पड़ती हुई दिखाई दी है, भारतीय बाजारों में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स रेडार पर रखें, कहां पर करें खरीदारी और बिकवाली, इस पर एक चेक लेंगे हमारे स्टॉक 2020 कार्यक्रम में, जहां पर आपको मिलेंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। ब्रेक के बाद